अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दोस्तों इसमें जो आपका SSGD का पेपर होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो 2025 के लिए जो आने वाले कुछ ही दिनों में, अब तो एडमिट कार्ड भी निकल चुके हैं, तो जो इसके लिए जो मॉडल पेपर है 6 नंबर का बहुत अच्छे लेकर आया हूँ। इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हो चुके हैं इस प्रैक्टिस सेट में से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं अगले अगले में, जो अगला पेपर हुआ था इससे पहले, तो उसमें आए हुए हैं GS के बहुत खास होंगे। इसमें वो व्याख्या शायद क्या व्याख्या शायद बताऊंगा मैं, और इसमें से आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन कर सकते हो। और इसमें 25 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं। 25 में से आपको 20 क्वेश्चन तो कम से कम करके दिखाना है इसमें। तो दोस्तों, अगर आप 20 क्वेश्चन कर सकते हो तो देख लेना, बहुत आप भी सोचोगे कि हाँ इसमें कुछ लेवल अच्छा है। तो दोस्तों देखना, प्रीवियस क्वेश्चन है जी। तो स्टार्ट करते हैं। इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक बार न्यू चैनल पर हो तो स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके सामने। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है जी, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें सबसे लंबी हड्डी बताना है कौन है, बस ये बताना कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो। इसमें व्याख्या सहित ही बताऊंगा मैं। तो जैसे कि सबसे लंबी हड्डी जो है वो आपकी क्या है? फीमर है। कौन सी है? फीमर। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि फीमर मानव की सबसे लंबी हड्डी है, और सबसे छोटी हड्डी जो मानी जाती है, सबसे लंबी हड्डी तो होगी फीमर, और सबसे छोटी जो हड्डी है आपकी वो अपने मध्य कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपेज। क्या है? स्टेपेज। तो सबसे छोटी सबसे लंबी तो होगी फीमर, और सबसे हल्की कौन सी है? फीमर है, वो जो कि आपकी कान के बीचों बीच पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा फीमर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नाम मात्र, जिसको नॉमिनल DGP के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बताना है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी थी? इसको राइट आंसर तो है 7वीं। क्या है? 7वीं अर्थव्यवस्था। इसकी व्याख्या देखते हैं कि वित्त वर्ष जो होता है 2018 के लिए जारी विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद DGP बोलते हैं जिसको, के मामले में भारत DGP की वैश्विक रैंकिंग में 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर पहुंच गए। 2018 की बात बोल रहा। और पदानुक्रम में ब्रिटेन $2.82 ट्रिलियन, और फ्रांस जो आपकी है $2.77 ट्रिलियन के साथ क्रमशः 5वें और 6वें स्थान पर है। और भारत कितने पर है? 7वें स्थान पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ। तीसरा क्वेश्चन है सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था। अब ये बताना कब टूटा था सोवियत संघ, ये बताना। सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपका 1991 कब? 1991 में सोवियत संघ का विघटन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के संघ के भीतर आंतरिक विघटन की प्रक्रिया थी, जो 1980 के दशक के उत्तरार्ध के विभिन्न घटक राज्यगणों में बढ़ती अशांति के साथ शुरू हुआ और 26 दिसंबर 1991 को समाप्त हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट सोवियत, जिसको बोलते हैं USSR, को अस्तित्व में बाहर कर दिया गया था। किसने? अस्तित्व से बाहर कर दिया था अपने। तो इसका राइट आंसर तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखते आगे कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रूस के नेतृत्व में 15 गणराज्यों का एक ढीला ढाला संघ था जी। आपका राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। ये बताना मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है, ये बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। कौन सी? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। जैसे कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ों की श्रृंखला के निकट से निकलती है। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी और गुजरात की सबसे बड़ी नदी है जी। गुजरात की सबसे बड़ी नदी। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर निकलती है और जो अपनी खंभात है, खंभात की खाड़ी में गिरती है जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया, ये बताना है। कौन सी? अब इसको देखते हैं। बेस्टिल जेल पर आक्रमण 14 जुलाई 1789 की दोपहर को पेरिस फ्रांस में घटित हुआ था जी। मध्ययुगीन जो आपके सशस्त्र कारागार है, जो किले और राजनीतिक जेल जैसे बेस्टिल के नाम से जाना जाता है, पेरिस में शाही प्राधिकरण के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता था। आक्रमण के समय जेल में केवल 7 कैदी थे, जिसे जो आपके कितने थे? 7 कैदी थे, जिन्हें छुड़ा लिया गया था। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बेस्टिल लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया था। इसका पतन फ्रांसीसी क्रांति की झलक थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस की क्रांति। क्या होगा? फ्रांस की क्रांति। इसका राइट आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत बार आया क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है एसएसजीडी में। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किसके कारण होता है, ये बताना है इसमें। जो पत्तियों में हरा रंग है किस नाम से जाना जाता है और किसके कारण होता है, ये बताते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। जैसे कि देखते हैं किसके, ये तो पता है कि क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण जो हरी पत्तियों को मौजूद में हरा रंग होता है, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पर्णहरित एक वर्णन के जो पौधों को उनका हरा रंग देता है, और यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों को अपना भोजन बनाने में मदद करता है। किसके? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। पर्णहरित सूरज की रोशनी से ऊर्जा को सोख लेता है जी। कैसे? सूरज की रोशनी से ऊर्जा को सोख लेता है, मतलब पानी। यह भी कारण है कि पौधे हरे हैं। पर्णहरित लाल और नीले रंग की तरंग दैर्घ्य का पकड़ना और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य को परावर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर क्लोरोफिल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात पूछ ले जी, आपका क्या है जी? कृषि है आपकी अर्थव्यवस्था का। क्या है? कृषि आपका राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियों को सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया गया है। कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी आदि इस क्षेत्र में कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि द्वितीय क्षेत्र में क्या है? वे उद्योग शामिल है जहां तैयार उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादक प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए जाते हैं। ठीक है। और औद्योगिक उत्पादन में सूती कपड़े, गन्ना उत्पादन आदि गतिविधियों से इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर कृषि होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि देश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है जी, कौन सा? जी बताना है। तो कौन सा है? इसका राइट आंसर तो है आपका उड़ीसा, जो झारखंड क्षेत्र है। इसको देखते हैं कि भारत के प्रमुख लौह अयस्क पेटी है उड़ीसा झारखंड पेटी। जो आपके पेटी उड़ीसा के उच्च श्रेणी के हेमेटाइट अयस्क मयूरभंज और केदुझार जिले जो है आपके बादम पहाड़ खाने में पाए जाते हैं। झारखंड के समीपवर्ती सिंहभूम जिले में हेमेटाइट लौह अयस्क है, इसको माना जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा पेटी में गोवा राज्य और महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला शामिल है। हालांकि यह है कि अयस्क बहुत उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं, फिर भी उसका कुशलतापूर्ण उपयोग किया जाता है। जैसे कर्नाटक में है बेलारी, चित्रदुर्गा। ठीक है, इस तरीक़ा से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। ये बताना है कि लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति जिसको बोलते हैं के रूप में भी जाना जाता है। ये किसको बोलते हैं जी? ये बोलते हैं आपके जाने माने हैं, क्या है? ये बोलते हैं आपके बुद्ध को बोलते हैं। किसको? बुद्ध को। बहुत बार क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया है। लाइट ऑफ एशिया के नाम भी किसको जान जाते हैं? बुद्ध को। जैसे कि देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में 500 ईस्वी पूर्व के आसपास नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। इनका जन्म, किसका? बुद्ध का जन्म। उन्हें एशिया का प्रकाश भी बोलते हैं और एक बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध जिसका अर्थ है जो जाग रहा है,
वह उपाधि जिन्हें उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर है कि तमिलनाडु की प्रख्यात सशक्त नृत्य शैली कौन सी? ये बात तमिलनाडु की है जो आपकी प्रख्यात सशक्त नृत्य शैली को तमिलनाडु में कौन सी है? ये आपके भारतनाट्यम है। क्या है? भारतनाट्यम। बहुत प्रसिद्ध नृत्य है ये भारतनाट्यम। इसको देखते हैं कि भारतनाट्यम भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में सदियों से प्रचलित है। लास्य नृत्य का प्रसिद्ध रूप है ये। अक्सर यह दावा किया जाता है कि भारत में यह अब भी नृत्य का सबसे पुराना रूप है, जिसका प्रदर्शन सबसे पुराना नृत्य माना जाता है ये भारतनाट्यम, जिसका प्रदर्शन किया जाता है कि यह शैली दक्षिण भारत के मंदिरों में 10वीं शताब्दी से लेकर इस शताब्दी में के मध्य तक किए जाने वाले भक्ति नृत्य का प्रतिरूप है। ये भारतनाट्यम के 3 तत्व है जिन्हें नृत्य और नाट्य कहते हैं। किसे? नृत्य और नाट्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर के भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा? जी बताना है। अगर सबसे छोटा बोले तो समझ लेना कि जनसंख्या में बोला है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में बोला है, सॉरी सबसे छोटा देश, भारत का सबसे छोटा देश, जन स्तर दोनों बता देता हूँ। देखो, अगर सबसे छोटा पूछे अगर क्षेत्रफल में तो गोवा है, और सबसे छोटा जनसंख्या में कौन सा है? जी आपका सिक्किम है। तो जैसे गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जो कि जिसकी राजधानी पणजी है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 3702 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का कुल भूमि का केवल 0.11% है पूरे भारत का। गोवा अरब सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो देखें इसका राइट आंसर गोवा। क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया तो क्षेत्रफल आपका गोवा है और सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी है? जी बताना। पहली बार की बात बोला है, जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो पहली भारतीय महिला तो कौन है? पीवी सिंधु है। कौन सी? पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु रियो ओलंपिक में 2016 में बैडमिंटन में फाइनल में पहुंचकर ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी जी। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला ही बनी थी, सबसे कम उम्र में जीता था। वह देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न और भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री की प्राप्त करता है। पद्मश्री भी मिला और राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला। उन्हें जनवरी 2020 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार जो आपके पद्म भूषण है इन्हें पद्म भूषण 2020 में मिला। 2000 में सिडनी ओलंपिक के कर्णम मल्लेश्वर के कांस्य पदक से जीता था कर्णम मल्लेश्वर 2000 में, और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्होंने 1999 राजीव गांधी खेल रत्न, 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1999 पद्मश्री से सम्मानित थी। कौन थी जी? ये थी आपके कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो इसका राइट आंसर पीवी सिंधु होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? ये बताना कौन से स्थल पर। ये तो हुई थी आपकी नागपुर में हुई थी सबसे पहली। कहाँ थी? नागपुर। यही बोला है ना कौन से स्थल में 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2020 में, जिसकी 4 सितंबर 2020 में एक विशेष सत्र कलकत्ता में कांग्रेस की बैठक हुई थी। इस विशेष सत्र की अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। दिसंबर 2020 में कांग्रेस एक बार फिर नागपुर सत्र में मिली। अगर किताबों को सौंप देना, स्कूल की बहिष्कार, अदालतों और परिषदों के बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और अहिंसा के सख्त पालन के एक कार्यक्रम को नागपुर सत्र 2020 में अपनाया गया था। दिसंबर 2020 में नागपुर सत्र में कांग्रेस के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे ताकि यह एक वास्तविक राजनीतिक पार्टी बन जाए। उस वजह से बहुत बदलाव किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। श्रीलंका के गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका का बताना है जी। आपका है 2009 में। कब? 2009 में। देखते हैं श्रीलंका का गृह युद्ध 1983 से 2009 तक श्रीलंका के प्रायद्वीपीय देश में लड़ा गया था। कब? 1983 में लड़ा गया था, 2019 में समाप्त हुआ था जी। 23 जुलाई 1983 में वेलुपिल्लाई प्रभाकरन ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम
LTE के नाम से नेतृत्व में सरकार के खिलाफ एक आतंकवादी विद्रोह किया, जिसके उत्तर तमिल ईलम और द्वीप के पूर्व के एक स्वतंत्र जो कि तमिल राज्य बनाने के लिए लड़ी थी। सिंगली प्रभुत्व वाली सरकार द्वारा श्रीलंका तमिलों के द्वारा खिलाफ निरंतर भेदभाव हावी रहा था। 26 साल के सैन्य अभियान के बाद 2009 में श्रीलंका सेना ने तमिल टाइगर्स को हरा दिया था, जिससे गृह युद्ध समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर का। जिन जैकस एक प्रसिद्ध था, क्या था जी बताना है। जे थे आपके चिन्नंत, क्या थे चिंतक, क्या थे जी चिंतक थे। जीन जैक्स रूसों को 18वीं शताब्दी के एक प्रभावशाली दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने प्रशंसक कार्य ए डिस्कस ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस लिखा है। उनके राजनीतिक दार्शनिक ने पूरी यूरोप में प्रभुत्व की प्रगति के साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति में पहलुओं और आधुनिक राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक विचारों के विकास का प्रभावित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चिंतक होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लवड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। लवड़ी कहाँ का है जी, आपका महाराष्ट्र का है। कई बार क्वेश्चन होगा, अगली बार भी 7 क्वेश्चन आया थे एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 3 कुछ शिफ्टों में आए थे जो क्वेश्चन। लवड़ी कहाँ का लोक नृत्य जी बताना, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न लवड़ी नृत्य शैली पारंपरिक गीतों और नृत्यों का संयोजित है। 18वीं शताब्दी में युद्ध सैनिकों के लिए मनोबल बढ़ाने का काम किया। आमतौर पर लवड़ी नृत्य प्रदर्शन महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के धनगर या चारवाहों द्वारा किया गया है जी। लवड़ी धनगारों द्वारा लिखी गई कविताएं हैं, जिससे प्रकृति की प्रेरणा मिलती है। लवड़ी नृत्य शैली के में उनके देवता के जन्म के किस्से शामिल होते हैं, जिन्हें बिरुवा कहा जाता है। लवड़ी संगीत नाट्य पूरी रात चलता है और लवड़ी प्रदर्शन के अंत में मनमाथा पर्वत की प्रकृति को जला दिया जाता है। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है कि डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। आप लोग जानते हैं कि जैसे अपने झंडा में सफ़ेद एक शांति का प्रतीक होता है, इसी तरह जो आपका है शांति प्रदेश कबूतर को माना जाता है। किसको, कबूतर को। कबूतर आमतौर पर सफ़ेद रंग के होते हैं, इसलिए शांति का प्रतीक है। जैसे अपने तिरंगा के 3 रंग होते हैं, इसीलिए सफ़ेद रंग एक शांति का प्रतीक माना जाता है। कई स्थानों में प्यार, शांति या दूध के प्रतीक के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं कई देशों में, जैसे डब यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और मूर्ति पूजा तथा सैन्य और शांतिवादी दोनों समूहों के प्रतीक बाद में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अंतःस्रावी बताना कौन सा नहीं है जी, आपका लाल ग्रंथि नहीं है, बाकी सब है। एड्रीनल है, थाइमन है, सीनियस है, ये कौन है, लाल ग्रंथि है जो जी नहीं है। जैसे कि अंतःस्रावी तंत्र वाहिनी रहित ग्रंथियों की एक निरंतर प्रणाली है, जो कौन सी है, वाहिनी के अंगों के भीतर हार्मोन्स का स्राव करती है। अंतःस्रावी तब जैसे प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथियों अग्नाशय, अंडाशय महिलाओं में और अंडकोश पुरुषों में, अंडाशय महिलाओं में, अंडकोश पुरुषों में बना है। पसीने की ग्रंथियों को लार ग्रंथियां सहित शरीर की अन्य ग्रंथियों भी पदार्थों का स्राव करती हैं, लेकिन रक्त प्रभाव में नहीं। इसके बावजूद वे उन्हें नलिकाओं के माध्यम से स्रावित करते हैं, जो उन्हें पास के शरीर की सतहों तक ले जाते हैं। अन्य ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसके बजाय उन्हें बाह्यस्रावी ग्रंथियों भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 19, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है जी बताना। डीएनए का कौन से जी बताना, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। वैसे तो इसका पूर्ण रूप इसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। कौन सा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। जैसे देखते हैं इसको कि डीएनए एक अणु है जिसके एक आनुवंशिक कूट निबंध करता है, जिसमें एक जीव को विकसित, जीवित और पुनः प्रस्तुत करने का अवस्था होती है।
आवश्यकता होती है। वे आनुवंशिक कूट हर कोशिश के अंदर पाए जाते हैं और माता पिता से उनके बच्चों को दिए जाते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स नामक अणुओं से बना है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट समूह, एक शर्करा समूह का एक नाइट्रोजन आधार होता है। नाइट्रोजन आधार बेस के 4 प्रकार हैं, जैसे कि एडेनिन ए बोलते, थाइमिन टी, जो आपके ग्वानिन जी और साइटोनेस सी बोलते हैं। इस कारण से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूर्ण रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है। वैसे तो 20 क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में, पहले आते थे 25 क्वेश्चन, लेकिन मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं इसमें। जैसे कि 20वां क्वेश्चन है, देखते हैं कि आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पेट्राट्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है, ये बताना है। किस स्मारक में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके ताजमहल में पाई जाती है। कहाँ? ताजमहल में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ताजमहल। अब देखते हैं इसको कैसे पाई जाती है। कि पेट्राट्यूरा जो आपके इतालवी भाषा के शब्द हैं, हाई स्टोच में निकला है, जो संगमरमर का बालात्मक जो आपके बालात्मक रचनाओं को उकेरने और गर्तों को बारीक से कीमती अर्धकीमती पत्थरों से भरने की तकनीक है। रोम में विकसित पेट्राट्यूरा ने फारस और फिर भारत की यात्रा की। मुगल काल के दौरान इसके रूप की नकल की गई थी और एक जैसी शैली में इसकी व्याख्या की गई थी। इसकी सबसे शानदार अभिव्यक्ति ताजमहल में मिलती है, सबसे शानदार। इसका राइट आंसर ताजमहल होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है। नमक का रासायनिक नाम क्या है, जी बताना है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका नमक का रासायनिक देखा जाए तो क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या है इसका? NaCl राइट आंसर है। जैसे देखते हैं सोडियम क्लोराइड नमक का एक रासायनिक नाम है। सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। सोडियम तंत्रिका का आवेगों और मांसपेशियों के संकुचन में भी भूमिका निभाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग निर्जलीकरण, अत्यधिक पसीना या अन्य कारणों से होने वाले सोडियम नुकसान के उपचार का रोकथाम के लिए किया जाता है। जी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर का। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, ये बताना है। तो जीएसटी का पूरा अर्थ होता है, क्या होता है? ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये होता है पूर्ण रूप वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानिए हिंदी में, जिसको जीएसटी बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है। जी क्या? अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत आम बाजार बना देगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के एक व्यापक बहुत्रीय गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाता है। प्रत्येक चरण के भुगतान के लिए निवेश करो के मूल्यवर्धन के नाम के चरण में उपलब्ध होने जो जीएसटी की अनिवार्य रूप से प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर कर बनाता है। इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम विक्रेता द्वारा पिछले सभी चरणों में अंतिम उपभोक्ता के अंतर लाभ के साथ केवल जीएसटी वसूला जाएगा। इसका जी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला। ये क्वेश्चन जिस सैकड़ों बार आया है, जी क्वेश्चन सैकड़ों बार। तो कौन है जी इंग्लिश पार करने वाली? ये है आपकी आरती शाह है। कौन सी? आरती शाह आपका राइट आंसर होगा। जैसे देखते हैं कि 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पार करने वाली आरती शाह पहली एशियन महिला बनी थी। 1960 में वह भारत की चौथी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय खिलाड़ी बनी। यह इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश करने के लिए भारतीय तैरकर मिहिर सेन से प्रेरित थी। जी अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई, 2000 जो इंडिया पुस्तक 2020 है किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। किसके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम द्वारा। जैसे देखते हैं कि 2020 पुस्तक जो इंडिया 2020 पुस्तक है, ए विजय फॉर द न्यू मिलेनियम, भारत के दिव्यांग पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर YS राजन द्वारा लिखी एक पुस्तक है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कार्यकाल से पहले यह पुस्तक वर्ष 1998 में दोनों लेखकों द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक भारत की कमजोरियों और शक्तियों की गहराई से जांच करती है और 2020 तक दुनिया की शीर्ष 4 आर्थिक शक्तियों के बीच भारत कैसे उभर सकता है, इसके लिए इसका एक दृश्य प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, राइट आंसर है। इसको आपका खुद कमेंट में इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। जैसे कि पहला है, लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की अनुमति देता है। नंबर बी है, वित्तीय आपातकाल के हिस्सों में लोगों को देश का कब्जा कर लेने की अधिकार देता है। नंबर सी है, सेना को देश पर शासन करने का अनुमति देता है। नंबर 4 है, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भुगतान का आदेश देता है। जिसको राइट आंसर है इसका कमेंट में बताना है आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जो व्याख्या बोली है उसको भी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों न्यू चैनल पर हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और शेयर जरूर करके बताना, लाइक तो करना ही है आपको। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।